हमारे देश में 10 साल पहले देश विरोधी नारे लगे, टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हुआ, बहुत कुछ कहा गया, पूरे देश में हंगामा हो गया, लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। 10 साल के बाद एक बार फिर से उसी जेएनयू में फिर से नारे लगे। मोदी और शाह की कब्र खोदने के नारे लगे, भगवा जलाने के नारे लगे। जेएनयू के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खोदने की नारेबाजी की। डफली के थाप पर भगवा को जेएनयू की दीवारों पर जलाने की बात की। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के नाम पर, शर्जिल इमाम के नाम पर, जिनके ऊपर यूएपीए के तहत देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उनके नाम पर यह नारे लगे। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर मोदी और शाह के खिलाफ नारे क्यों? भगवा के खिलाफ नारे क्यों? वामपंथी प्रोटेस्ट करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे। सवाल यह कि क्या अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और कौन कौन था मैं बताऊंगी आपको, पहले आप ये तस्वीरें देखें। ये जो वीडियो आप पूरा देख रहे हैं, उस वीडियो में हरे रंग की जैकेट में एक लड़की दिखाई देगी। वो कौन है? वो अदिति मिश्रा है। अदिति मिश्रा कौन है? जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष हैं। के गोपिका बाबू, एक खुले बाल में एक आपको लड़की दिखाई देगी, वो कौन है? वो उपाध्यक्ष है। हाँ, सुनील यादव आपको इसमें दिखाई देंगे, चश्मे वाले व्यक्ति हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और स्टूडेंट यूनियन का ये काम है। आप एक बार फिर से तस्वीरें देखें। ये नारेबाजी जिस देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम के समर्थन में हो रही है, कौन है वो शर्जिल इमाम? ये शर्जिल इमाम वही है जो ये कहता है कि चिकन नेक काट कर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे अगर हमारी ताकत हो गई तो। ये नारेबाजी उस उमर खालिद के समर्थन में हो रही है जिस पर दिल्ली में दंगा करवाने का आरोप है। दोनों जेल में बंद हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कल ही ये कहा कि दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती। उनके समर्थन में जेएनयू में नारेबाजी की गई। आप करें उनके समर्थन में नारेबाजी। जेएनयू के छात्र बैरिकेड तोड़ने और समाजवाद लाने के नारे लगा रहे हैं। चिकन नेक काटने वाले के समर्थन में समाजवाद के नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचिए, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ऐसे समाजवाद आएगा हर्षवर्धन जी, ऐसे समाजवाद आएगा जहां पर आप देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात करेंगे। ऐसे समाजवाद आएगा जब आप ये कहेंगे कि भगवा को हम जलाएंगे यहीं जेएनयू की दीवारों पर। आज इसी भगवा के नाम पर ही तो बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। आप कहीं भी लेकर जा रहे हैं इस लड़ाई को? नहीं, मुझे लगता है कि अब वो इस लड़ाई को कहीं लेकर नहीं जा पा रहे हैं। और हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो भी यही राग, यही स्वर हुआ करता था। और कई बार ऐसा लगता था जब आप छात्र जीवन में होते हैं तो किसी को लगातार बोलते हुए देखकर, एक उस वक्त नेता हुआ करते थे और वो बड़ा अच्छा भाषण करते थे, तो मैंने उनके मुंह से कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उसके आसपास की चीज़, उत्तर प्रदेश सुना ही नहीं, भारत भी नहीं सुना। वो पता नहीं कहाँ से चे गुवेरा से शुरू करते थे, चेकोस्लोवाकिया, और पता नहीं कहाँ की वो बात करते थे, क्यूबा की बात करते थे, सोवियत संघ ले आते थे, चीन की भी बात करते थे। और ये तो वहाँ तक चले जाते हैं जब हमने देखा कि केरल में बाकायदा किम जोंग उनका पोस्टर लगाकर एक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वहाँ का जो जिले की कार्यकारिणी थी उसकी बैठक की थी। ये संदर्भ मैं क्यों बता रहा हूँ, इस देश को जरा ये समझना चाहिए। और ये बच्चे हम लोगों के घर के बीच के ही हैं। इनके मन में ऐसा जहर भर दिया गया कि ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदना चाह रहे हैं। कहां कब्र खोदना चाह रहे हैं? जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक विश्वविद्यालय बना है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर, जहां बरसों बरस कम्युनिस्ट आयातित विचार की विष बेल ऐसी बो दी गई है कि कह रहे हैं इसी जमीन पर लाल, इसी जमीन पर कब्र, इसी जमीन पर सब कुछ वो होगा, लाल आंख दिखा। मतलब वो उनका जो नारा है ना, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप ढपली बजा कर कहते हैं तो लगता है कि कमाल हो गया। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या ये देशद्रोह नहीं है?
और अगर आपको लग रहा है कि ये देशद्रोह है तो थोड़ा सा अलग जाते हैं। इसी जेएनयू परिसर में ये जिस उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं मिली जमानत, उस उमर खालिद को भी ऐसे ही मामले में पहली बार पकड़ा गया था। कन्हैया कुमार के ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे। राहुल गांधी तब भी चले गए थे उनसे मिलने। आज कन्हैया कुमार बाकायदा कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं और वो बिहार में कहते हैं कि यहां अच्छी सड़क बन गई है, अब अडानी आएगा टैंकर में बिहार का पानी भर के लेके चला जाएगा। इतनी सामान्य सोच नहीं। ये मास्टर्स के बच्चे हैं, जेएनयू मास्टर्स का इंस्टीट्यूशन है। स्पेशल स्टडीज के लिए लोग यहां आते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज के लिए लोग। तो ये समाजवाद आने जैसी चीज नहीं। सबसे पहले तो ये जड़ों से पूरी तरह कटे, जिनके मन मस्तिष्क में भारत के प्रति, भारत भूमि के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति जहर भर दिया गया है। वो जहर है जो ये कर रहा है। इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये और जब राशिद अल्वी जैसे नेता ये कहते हैं कि इनके बचाव में कि जैसे हिटलर का तरीका था ठीक वैसे ही बीजेपी वाले काम करते हैं, तो ये जो कर रहे हैं जेएनयू में, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है फिर प्रोफेसर साहब? देखिए, मुझे तो दो तीन बातें लगती है कि आज़ादी है, यदि बोलने की आज़ादी है तो फिर ये सभी पर लागू होना चाहिए। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाया गया और जब बात कोर्ट तक गई तो कोर्ट ने कहा इन्होंने नारा ही तो लगाया, देशद्रोह इसमें कहाँ से बन जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, जजों के खिलाफ एक व्यक्तिगत टिप्पणी होती है, एक छोटी सी टिप्पणी भी यदि व्यक्तिगत हो जाए तो उनका पारा आसमान पर होता है। वो जिसे कनपट्टी पर कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके हाथ में उनके औजार होते हैं, इसलिए डर से कोई बोलता नहीं है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए गृह मंत्री उसकी कब्र खोद रहे हैं आप, और यदि फिर ये मामला जाएगा तो बहुत आसानी से बेल दे दिया जाएगा इनको। सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की भाषा की आज़ादी होनी चाहिए क्या, कि हम तुम्हारी कब्र खोद देंगे, हम तुमको गाड़ देंगे, हम तुमको नष्ट कर देंगे। ये सोचने क्या है, और ये कोर्ट भी सोचे जरा कि आपके ऊपर जब एक व्यक्तिगत लांछन आरोप लगाया जाता है तब आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, और तब आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन का के हो जाता है कि हमारी इंटीग्रिटी पर आप डाउट मत कीजिए। लेकिन जब एक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ होता है, भारत तेरे टुकड़े करने की बात की जाती है, उसको भी कह दिया जाता है कि भाई ये तो बात ही कर रहे हैं, टुकड़े तो कर नहीं रहे हैं। एक वैसे एक सुना था है कि एक बस में आदमी जो है वो बैठा हुआ था और उसके आगे ऐसे तलवार हिलाया जा रहा था, तो कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, हम जी, तो कहा अरे भाई हिला ही तो रहे हैं, लगा तो नहीं है ना। तो वही स्थिति ये है, क्या हम उस स्थिति पर, और बात तो सही है, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसी प्रकार की मानसिकता को वहां के शिक्षकों के एक गिरोह ने, मैं बार बार उस गिरोह को करता हूं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी था, और मजेदार बात है उनको अपनी बेटी दामाद को अमेरिका में नौकरी दिलवाने में कोई परहेज नहीं है। तो अब कैपिटलिज्म जो है वो क्लासलेस कैपिटलिज्म हो जाता है, वो तब उसका कैपिटलिज्म का कोई क्लास नहीं रह जाता है, वो फिर वो एकदम बड़ा संभ्रांत हो जाता है। लेकिन जो गांव और जमीन से हम लोग भी आए थे तब भी ऐसे ही कहा जाता था, कभी पनामा की लड़ाई के लिए, कभी निकारागुआ की लड़ाई के लिए, कभी क्यूबा की लड़ाई के लिए चंदे इकट्ठे होते थे और लाल सलाम के नारे बगल में लगाए जाते थे। बगल से हम लोग का क्लास होता था, बगल में लाल सलाम के नारे लगा करके, और वो प्रोफेसर बड़े आते थे, आराम से बोलते थे, जाते थे। जब इस प्रकार की चीजें, मैं तो बोलता हूं, मैं कभी नहीं अपने आप को चुकाया कि मैं राइट विंगर नहीं हूं, बट मैंने आज तक कभी अपने विद्यार्थियों को ले जाकर के ये नहीं कहा कि आप इस संगठन में जाकर के यहाँ काम कीजिए, वहाँ काम कीजिए, यहाँ कीजिए, या इस बैठक में भाग लीजिए या उस बैठक में, नेवर। ये शिक्षक का काम नहीं है। लेकिन आपने ट्रेनिंग जो दी है आज उसी का नतीजा है। कहा जाता है आप क्लास आए ना आए हम अटेंडेंस दे देंगे, आप नारे बराबर लगाते रहिए, सीए के आंदोलन में जाइए, ये सब भी हुआ है। मैं तो फिर आप ये कह रही हूं, समाजवाद की आप बात कर रहे हैं
समाजवाद कितना होता है और समाजवाद की आड़ में कितना फिर कैपिटलिज्म होता है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। बात लालू प्रसाद यादव की करती हूँ। उनका नया बंगला जिस पर एक नया विवाद शुरू हो गया है, ये भी तो समाजवाद के ही झंडा बरदार रहे ना। बड़ा सा बंगला है, छोटा मोटा बंगला नहीं है। पटना के कौटिल्य नगर में लालू फैमिली का नया बंगला तैयार हुआ है। जेडीयू की तरफ से आरोप यह लगाया गया कि लालू यादव ने नियमों का उल्लंघन करके बंगले का निर्माण कराया। जेडीयू का आरोप है कि आरजेडी के सांसद विधायकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जो जमीन दी गई थी वो लालू ने अपने नाम कर ली, जबकि नियमों के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिली हुई जमीन को बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन लालू यादव ने अपने आसपास के 5 प्लॉट खरीद लिए। यह होता है समाजवाद। जो जमीन आपको दी गई है उसके आसपास के भी प्लॉट्स आप अपने साथ मिला लीजिए और फिर बड़ी सी इमारत, बड़ा सा बंगला खड़ा कर लीजिए। ऐसा होता है समाजवाद। ठीक है, आप पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा। ये कौटिल्य नगर जो माननीय विधायकों के लिए आवंटित था, 2.25 कट्ठे का प्लॉट हर एक विधायक के लिए निर्धारित था, लेकिन लालू प्रसाद जी ने वहां भी जालसाजी किया। एक तो लालू प्रसाद जी का खुद का प्लॉट हो गया, उसके बाद बादशाह प्रसाद आजाद जी को एमएलसी बनाने के लिए प्लॉट लिखवा लिया, उसके बाद राबड़ी देवी जी ने पहले सुधा श्रीवास्तव से लिखवाया, फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी से लिखवा लिया। सामुदायिक भवन बनाने के लिए प्लॉट आवंटित हुआ, जिसको बाद में साधु यादव को आवंटित किया गया, प्रेमचंद गुप्ता को 2006 में आवंटित किया गया। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब दो प्लॉट 2006 तक खाली क्यों रखा गया, इसका मतलब इसके मंशा थी कि भाई इसको भी ट्रांसफर करवा लो। साथ ही साथ ये प्लॉट किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, तो ये तो सहकारिता नियम का भी उल्लंघन हुआ है। ये आपने जेडीयू का स्टैंड तो सुन लिया। अब सर कैसे कैसे जमीन एक्वायर कर ली, कैसे बंगला खड़ा कर रहे हैं, और बंगला खड़ा भी कर रहे हैं तो फिर ये जेडीयू सिर्फ बयान क्यों दे रही है, वो भी कुछ काम कर ले, है कि नहीं सर? नीरज जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वहाँ पे, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो 20 साल तो हो गए होंगे जनता दल यूनाइटेड की सरकार को बिल्कुल वहाँ वहाँ पर। और ये घर भी 4 दिन में नहीं बना होगा, यदि बना है तो इतना बड़ा बंगला बना है। तो नीरज जी को समाजवाद लालू यादव का बंगला, नहीं, लालू यादव तो कर रहे होंगे, गड़बड़ कर रहे होंगे ना, उस पर बहस ही नहीं कर रहे हम। वो तो हो गया, वो तो नीरज जी ने भी बता दिया। लेकिन ये है कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने क्या किया है। सही, यदि बंगले को कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं उसमें गलत नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ नीरज जी ने जो कहा उस पर बात कर रहा हूँ कि यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन लालू यादव जी ने ले ली है तो उस पर जेडीयू की सरकार ने काम क्यों नहीं किया 20 साल से? मान लो 10 साल से बन रहा था तो 10 साल में क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो फिर लालू यादव के साथ समाजवाद को मजबूत करना पड़ेगा ना। भाई कौन जिम्मेदार है? लालू यादव तो जिम्मेदार है ही, लेकिन लालू यादव जिम्मेदार हैं तो उसकी जिम्मेदारी तय करने का काम सरकार का है, वो सरकार नहीं कर रही। केवल इस तरह के बयान चलाने से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि नीरज जी जो कह रहे हैं वो सही बात होगी, लेकिन उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही, ये मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक लाइन मैं पहले वाले पर बोल देता हूँ, जेएनयू पर बहुत सारी चर्चा हुई, उस पर हम बात नहीं कर पाए। एक तो जेएनयू को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब वहाँ पर जो हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि रोजाना जब चर्चा करते हैं हम लोग, मतलब सब लोग, यहाँ नहीं देश भर में, तो जेएनयू को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जेएनयू बहुत खराब यूनिवर्सिटी है, जेएनयू में सारा गड़बड़ हो रहा है। ऐसा नहीं, रोजाना ऐसी चर्चा होती है। तो जेएनयू में सब तरह के लोग पढ़ते हैं, सब विचारों के लोग पढ़ते हैं, और लेफ्ट के विचार पर भी ऐसे आपराधिक तरीके से बोलना। लेफ्ट का विचार कोई ऐसा नहीं है ना, सब विचार होते हैं, राइट का भी विचार होता है, लेफ्ट का भी विचार होता है। देश में लेफ्ट की पार्टी भी चल रही है, लेकिन कब्र खोदना लेफ्ट का विचार नहीं है ना। वो तो मैं कह रहा हूँ, उस पर तो बोलना ही नहीं चाहिए। इस पर हम बार बार कह चुके हैं कि इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी, भगवा की जलाएंगी, ये सब बेकार की बातें हैं। इस पर तो कभी सहमत नहीं हो सकते। लेकिन हम जब बात करते हैं तो ऐसा करते हैं कि जैसे लेफ्ट का विचार ही देशद्रोह का विचार है। ऐसा नहीं ना, लेफ्ट का भी एक विचार है, देश में चल रहा है, देश में सरकारें भी चल रही है, तो वो तो कम ज्यादा चल रही है। विचार जो आगे लेकर बढ़ रहे हैं वो अलग विचार है ना, वो तो देशद्रोह के खिलाफ तो कोई बात नहीं हो रही। जी सर। और फिर शर्जील की बात हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो सब लोग मान ही रहे हैं, कोई निकाल तो सकता नहीं है उसको।
वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी देखिए कि उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। आपने यूएपीए लगा रखा है, अभी तक तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। एक कंट्राडिक्शन देखिए कि राम रहीम को 368 दिन के लिए बेल मिलती अरे है, कैसे मिला? अभी रिसेंटली पैरोल 40 दिन की पैरोल मिल गई है। पैरोल मिलती है हत्या के आरोपी को 8 साल में, और एक व्यक्ति को ट्रायल के बिना भी 5 साल से जेल में रखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट एक बार कहता है कि भाई बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो वो अलग बहस है। और ये कहना कि मोदी शाह के कब्र खुदेगी, इसको कोई सपोर्ट करेगा? कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक सर, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जेएनयू को भी टारगेट करना बार बार, वो भी ठीक नहीं। वैसे यदि आपको याद दिला दूं मैं फैक्ट्स के तौर पे कि देश के विदेश मंत्री, देश की वित्त मंत्री दोनों जेएनयू से पढ़े हुए हैं। निर्मला सीतारमण नहीं, इसी एक संस्थान मिनट, से। एक मिनट। एक लाइन आप सभी मैं दोनों एक ही ही बोलना दो चाह रहे लाइन हैं। बोलूंगा। देखिए, एक विश्वविद्यालय को टारगेट नहीं किया जा रहा है, नहीं, अक्सर जेएनयू को लेकर ऐसे कहा जाता है। विश्वविद्यालय के उस गिरोह के बारे में किया जा रहा है जो कहता है कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होना चाहिए। वो कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जनमत संग्रह होना चाहिए जी। और ये सारे वामपंथी गिरोह हैं। ये मत कहा जाए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए संगठन है उनकी विचार और उनके विचार एक देश को जोड़ने की बात करता है और दूसरा देश को तोड़ने की बात करता है। क्योंकि सोवियत यूनियन बना था और वहां पर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का हिस्सा था, सब नेशनलिटी उनका हिस्सा था। इसीलिए भारत के अंदर ये आरोपित करके सब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें वहां से आयातित गिरोह ने लाया है। दोनों की तुलना नहीं होनी चाहिए। जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनके बच्चे भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं। विचारधारा की बात जो राष्ट्रवाद की विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो लोग बात नहीं करता हूं। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मैं विचारधारा के मुद्दे पर बात कर रहा हूं। देखिए, मीनाक्षी, मैं फिर से अपने शब्दों को दोहराता हूं। पता नहीं विजय जी ने वो शब्द क्यों नहीं सुने। मैंने तो अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू किया। जेएनयू की तो बात मैंने बाद में की थी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, ये हमारे आपके घर के बच्चे हैं जिसमें आयातित विचारधारा ने इतना जहर भर दिया कि वो अपराधियों जैसा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेएनयू की धरती लाल, जेएनयू की दीवारें लाल, जेएनयू को लाल कर देंगे, सब लाल लाल हो जाएगा, और फिर वो कब्र खोदने की बात करें। ये आपराधिक है या नहीं है? और अगर जेएनयू में हो रहा है तो उसकी बात होगी या नहीं होगी? और हम जब ये कह रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे विषय जा रहा है तो उस पर लगाम लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? तो कम से कम, चूंकि मैंने जितने शब्द कहे थे मुझे ध्यान में है, और मैं फिर से कह रहा हूं, जेएनयू पर इसलिए यह बात होगी क्योंकि जेएनयू आयातित विचारधारा के अपराधीकरण के जरिए भारत को तोड़ने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। जब नक्सली मारते हैं तो यहां जश्न मनता है, जब नक्सली मरते हैं और सैनिक मारे जाते हैं तो उसको दूसरी तरह से देखते हैं। ये नहीं चल सकता है। बंदूक की गोली से क्रांति बताने वाली किसी भी विचार को हम अपराधी विचार ही कहेंगे, वरना निश्चित तौर पर लेफ्ट की पार्टियां हैं, लेफ्ट के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेफ्ट के लोग सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर वो अपराध की बात कर रहा है, हिंसा और हत्या की बात कर रहा है, कब्र खोदने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होना ही चाहिए। जेएनयू में ये जो चल रहा है, जो वहां के स्टूडेंट यूनियन की ही अगर मैं बात करूं, जो उनकी हसरतें हैं वो आपराधिक हसरतें हम कह सकते हैं क्योंकि हो वही रहा है। लेकिन बीएमसी में सर जो हो रहा है, खबरें बहुत है, कहीं छूट नहीं जानी चाहिए सर। चीन में छात्रों पर टैंक चला दिया किसी इन वामपंथी गिरोह में। जेएनयू में जाकर के आपने देखा है इनके विरोध में उधर छात्रों के समर्थन में उतरा हो? ये कोई भी गिरोह वाला नहीं उतरा था। आज भी उसकी बात नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। चौक की बात निकल जाती है, सीपीएम किसी बहस में नहीं आता। सीपीएम ने अपने रेजोल्यूशन में एक शब्द नहीं बोला, उसकी बात होने लगी। सीताराम येचुरी ने उसको जस्टिफाई किया था। लेकिन सर असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट वाली बात याद दिला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी एफआईआर का डर भी दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में मुसलमानों को याद दिला रहे हैं 15 मिनट वाला अपना पुराना बयान, उनके भाई का पुराना वाला बयान। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस बार बीएमसी का चुनाव है। 29 नगर निकाय में इलेक्शन हो रहा है। नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम कैंडिडेट के प्रचार में खुद पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उतरे हुए हैं। नांदेड़ में उन्होंने एआईएमआईएम के लिए वोट मांगते समय क्या कहा, आप भी सुने। अब ये मैं बार बार 15 मिनट बोलता था, ये लोग बड़ा टीवी पे चलाते थे, इतना मेरे को बोलते थे। अब 15 तारीख के दिन ही पोलिंग आ गई, बोलो क्या होगा। अब
कुदरत का निजाम है। तुम बोले 15, इतना तुम 15 को चाहे अल्लाह वाला ले 15 को वोट डाल जाके पतंग को अब तो 15 के दिन 15 मिनट के लिए नहीं बल्कि सुबह से लेके शाम में 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, मालेगांव में, धूलिया में, अमरावती में, अकोला में, अहमदनगर में, परभनी में, लातूर में जाना, पतंग को देखते कि तब आना 15। तो 15 मिनट का बयान याद दिला के ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो वैसे ही धर्म संकट है, सारी बातें धर्म के इर्द गिर्द ही हो रही है, बुरके वाली से लेकर मराठी हिंदू तक की हो रही है। देखिए, बिहार चुनाव परिणाम के बाद ओवैसी को बहुत ताकत आ गई। उन्हें लग रहा है कि जो बिहार में उनका ध्रुवीकरण का मामला चल गया, मुसलमानों ने जो सम्मान दिया है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस से अलग होकर उनको वोट दिया और 5 सीटें दे दी। जो पहले 5 विधायक चले गए थे फिर भी उनको 5 सीटें दे दी है। उन्हें लग रहा है ये फार्मूला महाराष्ट्र के अंदर भी लागू होगा। और महाराष्ट्र के अंदर तो 18 से 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर पूरा मतलब बीएमसी में अगर देखेंगे इलेक्शन के लिए, मुंबई में 18 से 20% की मुस्लिम पॉपुलेशन है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं ध्रुवीकरण का मामला चलूंगा तो यहाँ भी मैं कांग्रेस को मात दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, यहाँ पर मैं अन्य दलों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। और मुसलमानों का जो वोट है एक मुश्त मुझे अगर मिलता है तो मैं कम से कम 30 से 35 सीटें जीतने की स्थिति में बीएमसी में आ सकता हूँ। तो उनका पूरा फोकस अब मुस्लिम वोटर पर है और वो रैली भी वहीं कर रहे हैं। मुस्लिम भाईकला में कर रहे हैं, वो धारावी में कर रहे हैं, वो नांदेड़ में कर रहे हैं, वो औरंगाबाद जा रहे हैं, जहां मुस्लिम डोमिनेंट है उस एरिया में वो बिल्कुल वहां रैली कर रहे हैं और मुसलमानों को आह्वान कर रहे हैं कि भाई अब मैं मुसलमानों का नेता हूं, मैं आपकी बात करता हूं। और इसलिए वारिस पठान जो इनके नेता है वो कहते हैं कि भाई बुर्की वाले को हम मुंबई का मेयर बनाएंगे। फिर अगर वो अकोला में कहते हैं कि किसी मुसलमान को हम यहाँ का मेयर बनाएंगे। लेकिन फिर अगर ऐसा हो गया तो बड़ा क्रांतिकारी होगा। बिल्कुल। और नांदेड़ में कहते हैं कि भाई हमारा जो मेयर बनेगा वो पहले नमाज पढ़ने जाएगा और उसके बाद वो मेयर की शपथ लेने जाएगा। तो इस तरीके से बयान देकर वो मुसलमानों को बता रहे हैं कि भाई अभी तक आप कांग्रेस का और दूसरे दलों का वोट बैंक बने रहे, इकट्ठा होकर आप हमें अगर वोट करोगे, हमारा मेयर बनेगा तो आपके हिसाब से आपकी धर्म का मेयर हम बनाना चाहते हैं। और वो उसी राजनीति पर बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी मुंबई की जनता भी जानती होगी कि ओवैसी को क्या जवाब देना है। चुनाव परिणाम 15 तारीख को बताएगा कि ओवैसी की जो बात है, क्या मुंबई का मुसलमान, क्या महाराष्ट्र का मुसलमान इसके ध्रुवीकरण के इसमें फंसता है या वो महाराष्ट्र का एक नागरिक बनकर वो जो विकासशील पार्टियां उनको सपोर्ट पे आता है। ये देखने वाली बात है। ठीक सर।